नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज का आपके इस सेशन में। तो साथियों, आज के सेशन में हम आप सभी के लिए पशु परिचय 2024 के राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर साथियों आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो साथियों आप कंप्लीट सेशन को लेना। तो साथियों इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। चलिए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। साथियों आपको बताना है कि यहाँ पर कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? ऑप्शन है माही, सरस्वती, बेडज या आहड़ नदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर फैली है? सरस्वती नदी के किनारे फैली है कालीबंगा सभ्यता। इसे सरस्वती नदी को घग्गर नदी भी कहते हैं। सरस्वती नदी को घग्गर नदी या द्वेषवती नदी भी कहते हैं। ये भी ऑप्शन में आ सकता है आपके, तो तीनों नाम ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है कालीबंगा, बैराट, आहड़ या बालातल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो वो है बैराट सभ्यता से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें आप सभी का। ध्यान में रखना, बैराट की सभ्यता से अशोक का, सम्राट अशोक के कौन सा शिलालेख मिला है? तो वो मिला है दोस्तों भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख मिला है, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो अभिलेखागार, राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों हम। आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? ऑप्शन है संगीत राज, रसिक प्रिया, राजवल्लभी या संगीत मीमांसा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा आपका? तो महाराणा कुंभा की रचना कौन सी नहीं है? तो वो हो जाएगा सी, राजवल्लभी नहीं है दोस्तों। सी महाराणा कुंभा की रचना नहीं है, राजवल्लभी। ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर बहरमल को, जलाल खां को, मान सिंह को या भगवान दास को। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो अकबर ने किसे भेजा था? पहले भेजा था जलाल खां को। ऑप्शन कौन सा? बी राइट आंसर होगा। कब भेजा था? तो वो भेजा था नवंबर 1572 ईस्वी को। ये भी ध्यान में रखना। फिर कौन आया? फिर मान सिंह को भेजा था। सेकंड में कौन है? मान सिंह। इसे जून 1573 में भेजा था। फिर कौन आया? भगवान दास। अक्टूबर 1573 में भगवान दास को भेजा था। फिर कौन आया? टोडरमल। तो टोडरमल को कब भेजा? दिसंबर 1573 को। तो 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा किया गया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया शाहजहां ने। कहां पर? अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में करवाया था। सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है कि यहाँ पर
उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है के.एम. मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जे.बी. कृपलानी ने या महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर बताने कौन सा होगा? तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी अध्यक्षता? तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो साथियों आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। हमारा क्वेश्चन है गरासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो इन चारों में से कौन सा नृत्य है जो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है बालर, संक्रिया, घुडला या पनिहारिन। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो गरासिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बालर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए होगा आपके इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? निम्नलिखित संतों में से कौन से संत जन्म से मुसलमान थे? ऑप्शन है माऊ जी, दादू दयाल जी, लालदास जी या चरणदास जी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो जन्म से मुसलमान कौन थे? तो वो थे लालदास जी। ऑप्शन कौन सा? सी राइट आंसर होगा। लालदास जी के बारे में आपको बता देता हूं कि लालदास जी मेव जाति के मुसलमान थे। कौन से? मेव जाति के मुसलमान थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म अलवर जिले में हुआ था। कहाँ पर? अलवर। अलवर जिले में लालदास जी का जन्म हुआ था। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? लालदासी संप्रदाय चलाया था। और इनके संप्रदाय की एक विशेषता ये थी कि जो व्यक्ति लालदासी संप्रदाय में दीक्षित होगा या जो व्यक्ति लालदासी संप्रदाय को अपनाएगा वो लालदासी संप्रदाय की लड़की से ही शादी करेगा। ये भी ध्यान में रखना। ये इनकी संप्रदाय की विशेषता थी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहाँ पर कैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैला देवी मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन है करौली, टोंक, कोटा या सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कैला देवी मंदिर कहाँ पर है? तो कैला देवी मंदिर है करौली में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें कैला देवी मंदिर। इनसे कैला देवी यादवों की कुल देवी भी कहा जाता है। कैला देवी को यादव वंश की कुल देवी भी है कैला देवी। इसी के इसके दो नाम और है। एक तो अंजनी माता या अंजन्यायी माता और एक नाम क्या है? एक है जोग माया। जोग माया, ये भी ध्यान में रखना। ये दो नाम है इसके। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सामर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? झील हटा दो यहाँ पर। ये सामर झील के पास बोल लो दोस्तों कि सामर झील के किनारे या पास में कौन से देवी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है शाकंभरी देवी का, कुजल माता का, शिला देवी का या भवन देवी का। तो सामर झील के पास कौन से देवी का मंदिर है? तो इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो चौहानों की कुल देवी है। चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। उनका मंदिर है सामर झील के पास। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था कौन सा? वासुदेव चौहान ने, जो चौहान वंश के संस्थापक थे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताने का है आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? ऑप्शन है पुरुषों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा, विधवा द्वारा या विवाहित महिला द्वारा। कौन सा राइट आंसर होगा? तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनती है? तो वो पहनती है अविवाहित महिलाएं या अविवाहित युवतियों के द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है तलाक, पुत्र जन्म, विवाह या त्योहार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो वो एक प्रकार का तलाक है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट
क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान में रायका है, तो क्या है रायका? ऑप्शन ए परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, गांव से गांव माल बेचते थे, या नमक व्यापारी है। तो रायका कौन है राजस्थान में? तो रायका कौन है? वो है परंपरागत ऊंट का पालन करता या पोषण करता। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट आंसर होगा रायका में। ध्यान में रखना, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है रायका। रायका के आराध्य देव कौन से है? तो पाबूजी। रायका जाति के आराध्य देव कौन से? पाबूजी है, यह भी ध्यान में रखना। और राजस्थान में ऊँट ले आने का श्रेय किसे देते हैं? पाबूजी को दिया जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान की किसी ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया है। तो नहीं किया है ये पूछा है यहाँ पर, तो कौन सी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, जंतर मंतर की भेड़शाला, आमेर की हवेलियां, या कुंभलगढ़ का किला। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कौन सी स्थान शामिल नहीं है? तो वो है आमेर के हवेलियां। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सस्सई किस भाषा में लिखी? तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है डिंगल, प्राकृत, संस्कृत, या पिंगल। तो बताइए कौन सी भाषा में लिखी? तो वो है दोस्तों ए डिंगल भाषा में लिखी थी। डिंगल भाषा कौन सी होती है? तो वो होती है मारवाड़ी। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप होता है ना उसे कहते हैं डिंगल, और ढूंढाड़ का जो साहित्यिक रूप होता है उसे कहते हैं पिंगल। दोनों ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप बताना है कि कन्हैया लाल सेठिया की कृति है, तो इनमें से कौन सी कन्हैया लाल सेठिया की कृति है? ऑप्शन है धरती दोहरारी, रामू चनाना, गंगा जी रा दोहा, या गंगा लहरी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? कन्हैया लाल सेठिया। तो कन्हैया लाल सेठिया जिन्होंने पातल पीतल की रचना की थी, पातल पीतल कविता की रचना की थी, वो थे कन्हैया लाल सेठिया। इनकी एक रचना और है धरती दोहरारी, ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, तो ध्यान में रखना। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? या आबानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, या प्रतापगढ़। तो आबानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो वो है दौसा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए राइट आंसर होगा। दौसा में स्थित है। यह बावड़ी प्रतिहारकालीन बावड़ी है, या महामारू शैली से निर्मित या प्रतिहारकालीन बावड़ी है, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है कि जलजूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? जलजूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो जलजूलनी एकादशी या जलजूलनी 11 कब मनाई जाती है? तो जलजूलनी 11 मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें आपका। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलजूलनी एकादशी मनाई जाती है, तो डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ एक एकादशी और आती है, वो निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी तो वो कब मनाई जाती है? तो निर्जला एकादशी मनाई जाती है कब? तो वो मनाई जाती है दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। शुक्ल एकादशी को कौन सी निर्जला एकादशी मनाई जाती है? निर्जला एकादशी की एक विशेषता यह है कि इस एकादशी का व्रत जो करता है उसे साल की 24 एकादशी की पुण्य प्राप्त होता है। एक ही साल की 24 एकादशी के व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है निर्जला एकादशी व्रत करने पर, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
आपको बताना है कि डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले से या किस जिले के थे। डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डूंगरजी और जवाहर जी किस जिले के थे? तो वो थे दोस्तों सीकर के। ऑप्शन थर्ड सी राइट होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। बताइए कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था राजपूतों से संधि करने का? तो वो था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। तो राजस्थान के लौह पुरुष किसे माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, मणिकेलाल वर्मा, दामोदर दास राठी या जय नारायण व्यास। तो कौन है? तो राजस्थान के लौह पुरुष है दामोदर दास राठी। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें आप सभी का। ध्यान में रखना, राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास राठी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जय नारायण व्यास को, विजय सिंह पथिक को, मोहनलाल सुखाड़िया को या भोगीलाल पांडे को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें आपका। ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है अलवर में स्थित मूसी रानी की छतरी किसने बनवाई? अलवर में स्थित मूसी रानी की छतरी किसने बनवाई? ऑप्शन है महाराजा बख्तावर सिंह ने, महाराजा मंगल सिंह ने, महाराजा जय सिंह ने या महाराजा विनय सिंह ने। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? मूसी रानी की छतरी किसने बनवाई? तो वो बनवाई थी महाराजा विनय सिंह ने। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें आपका। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला, युद्ध आरंभ, हाथियों की लड़ाई या कोई नहीं। तो पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय कौन सा है? श्री कृष्ण लीला। ऑप्शन ए राइट होगा। कहाँ की प्रसिद्ध है पिछवाइयां? नाथद्वारा की। नाथद्वारा की। अरिया का कौन सा संगीत प्रसिद्ध है? हवेली संगीत प्रसिद्ध है। यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राज्य में जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? राज्य में जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? ऑप्शन है सीता माता अभ्यारण्य, कैला देवी अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य या माउंट आबू अभ्यारण्य। तो राजस्थान में जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य में। डी राइट आंसर होगा इसमें आप सभी का। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल। तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन है गेहूं, ज्वार, बाजरा या मक्का। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो साथियों इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। यह क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि राज्य में सबसे या सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम कि इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी से है? इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी से है? इंदिरा गांधी नहर से, गंग नहर से, चंबल नदी से या बनास नदी से। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो चंबल नदी राइट आंसर होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप सभी का।
चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि मानसी बाकर परियोजना का संबंध किस जिले से है। मानसी बाकर परियोजना का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है पाली, अजमेर, उदयपुर या राजसमंद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो मानसी बाकर परियोजना का संबंध किससे है? उदयपुर से। सी राइट आंसर होगा आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चंबल परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझेदारी का अनुपात कितना है? तो चंबल परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझेदारी का अनुपात कितना है? तो वो हो जाएगा 50-50%। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित थी? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित थी यह बताना है आपको। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो कृष्ण क्रांति की बात करें तो वो थी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित थी कृष्ण क्रांति। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि यहां पर राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? ऑप्शन है फरवरी 1989 ईस्वी में, जनवरी 1988 ईस्वी में, फरवरी 1990 ईस्वी में या फरवरी 1991 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कब घोषित किया? फरवरी 1989 ईस्वी में। पर्यटन को उद्योग घोषित कब किया यह भी ध्यान में रखना, फरवरी 1989 ईस्वी में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है गंगा, महानदी, सतलज या यमुना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये तीनों यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है ये तीनों। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित है? राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन है निम्बाहेड़ा में, रावतभाटा में, बटेवर में या सूरतगढ़ में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर है? तो वो होगा रावतभाटा। ऑप्शन बी राइट होगा आपका। ध्यान में रखना। तो कहाँ पर है रावतभाटा? वो है चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में है रावतभाटा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद ऑप्शन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 156। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन सी राइट होगा। अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तो बताएं मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है राज्य में सिविल सेवाओं का मुखिया कौन होता है? राज्य में सिविल सेवाओं का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है प्रमुख, कार्मिक सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य सचिव। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा आपका? राज्य में सिविल सेवाओं का मुखिया कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों कौन सा? वो होता है मुख्य सचिव। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य कौन सा है? ऑप्शन है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सप्तक का केंद्रीकरण, सार्वजनिक कल्याण या प्रशासनिक पारदर्शिता।
तो पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? सट्टा नहीं है दोस्तों, ये सत्ता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि पांचना बांध कहाँ स्थित है। तो पांचना बांध कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों आप सभी को पता होगा, पांचना बांध करौली में। मिट्टी से निर्मित बांध है पांचना बांध, और वो है करौली में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया? गोडावण जो हमारा राज्य का राज्य पक्षी है, उस पर डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1980 को, 1 नवंबर 1980 को, 31 दिसंबर 1980 को, या 4 दिसंबर 1980 को। तो बताइए, इसमें चार ऑप्शन सन सेम दे रखा है सभी का, तो आपको पता भी होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। डेट भी दे रखी है आपको। तो गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया? तो इसमें राइट होगा 1 नवंबर 1980 को किया गया था, 1 नवंबर 1980 को। ऑप्शन बी राइट होगा, ध्यान में रखना। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और इसी के साथ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। हम इस चैनल पे आप सभी के लिए रेगुलर राजस्थान जीके की क्लासें लेकर आने वाले हैं, जो आपके बीएसटीसी, पशु परिचर, पीटीईटी या एलडीसी की या राजस्थान की सभी वैकेंसी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो साथियों, यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।